द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं भीष्म साहनी की लिखी कहानी पटरियां। कटरा राघोमल में से निकलकर वे बस स्टॉप की ओर आगे बढ़ा जा रहा था जब उसकी नज़र चौक के पास खड़े दो आदमियों पर पड़ी। उनमें से एक का चेहरा उसे परिचित सा लगा। उसे याद नहीं आया कि उस आदमी को कहाँ देखा है, लेकिन स्वभाव अनुसार वे अंदर ही अंदर कुछ सिकुड़ा और वहां से दुबक कर निकल जाने के लिए उसने आंखें नीची कर ली और सड़क के किनारे किनारे चलने लगा। भाई साहब, हे केशवराम जी, पहचाना नहीं क्या? आवाज आई। वह खिसिया गया और बगले झांकता सा उसकी ओर गया। जिस ढंग से उस आदमी ने इसे बुलाया था, केशवराम के पहले ही उसमें अवज्ञा की झलक मिल गई। इस आवाज में ना आग्रह था ना आदर। केशवराम को अपनी खाकी पतलून का और नीचे पहने मैले सफेद जूतों का भास हुआ। कहिए, कहाँ चले जा रहे हैं इस वक्त? मुझे पहचाना या नहीं? उसने क्षीण सी मुस्कान से फिर उस आदमी के चेहरे की ओर देखा। वह अभी भी उसे पहचान नहीं पाया था। इनको जानते हो ना? उस आदमी ने अपने साथी से केशवराम का परिचय कराते हुए कहा। चोपड़ा साहब के दामाद हैं। तीसरे आदमी ने औपचारिकता से हाथ आगे बढ़ा दिया। चोपड़ा साहब को जानते हो ना? वे मेरे बड़े मेहरबान रह चुके हैं। अंबाला में हमारे सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे। पर उस आदमी को कोई दिलचस्पी नहीं थी, न चोपड़ा साहिब में, न किसी खाकी पतलून वाले उनके दामाद में। उसने हाथ मिलाने के बाद आंखें फेर ली। केशवराम को लगा जैसे चिथड़े की तरह उसने उसे सड़क के किनारे फेंक दिया हो। चोपड़ा साहिब आजकल कहाँ पर हैं? यहीं पर, केशवराम ने विनम्र धीमी आवाज में कहा। अच्छा, यहीं पर हैं? केशवराम को लगा जैसे चोपड़ा साहब के यहाँ होने से उसका कुछ महत्व बढ़ गया है। मैं जरूर दर्शन करने आऊँगा। आजकल किस पोस्ट पर हैं? सर्विस से तो रिटायर हो चुके हैं, लाजपत नगर में रहते हैं। उस व्यक्ति की आंखों में हल्की सी आग्रह की झलक जो क्षण भर पहले मिली थी, रिटायर शब्द सुनकर बुझ गई। केशवराम ने झट से जोड़ा। लाजपत नगर में रहते हैं, वहीं पर अपना बंगला बना लिया है। अपरिचित की आंखों में आग्रह की झलक लौट आई। लाजपत नगर में बड़े आदमी बंगला बनाते हैं, और जिस आदमी ने लाजपत नगर में अपना घर बना लिया है वह अभी भी अच्छी पोजीशन पर होगा। केशवराम को लगा जैसे परिचित की नज़रों में उसकी स्थिति बेहतर बनने लगी है। प्रतिष्ठा का पारा धीरे धीरे ऊपर को उठने लगा। ससुर के बड़प्पन की लो लाजपत नगर से चलकर या कटारा राघोमल में उस पर पड़ने लगी है। मैं जरूर मिलने आऊँगा। और उसने जेब में से हरे रंग की सुनहरे क्लिप वाली नोटबुक में चोपड़ा साहब का पता और टेलीफोन नंबर लिख लिए। और सुनाइए, आपके क्या हालचाल हैं? क्या शगल है आजकल? केशवराम का दिल बैठ गया। इसी प्रश्न से बचने के लिए वह कन्नी गांठ रहा था। इस प्रश्न से वे परिचित था। दिन में बीसियों बार लोगों की आंखों में दिलचस्पी की हल्की सी चमक को जगते बुझते देखा करता था। वही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूँ, उसने बैठती सी आवाज में उत्तर दिया। वही प्रतिक्रिया हुई जिसका उसे डर था। उस व्यक्ति की आंखों में आग्रह की चमक बिल्कुल बुझ गई। भाव शून्य आंखों से उसके चेहरे की ओर देखता हुआ वे बड़प्पन के अंदाज में बोला। अच्छा, अभी तक वहीं टिके हो? केशवराम पर घड़ों पानी पड़ गया और केशवराम को लगा जैसे उस आदमी की नज़र नीचे और केशवराम के कपड़ों पर से होती हुई उसके जूतों पर जा पहुंची है। अपने व्यवसाय के बारे में केशवराम जानबूझकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट शब्द का प्रयोग करता था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक व्यापक शब्द है जिसमें लखपति भी आ जाते हैं और अठन्नी सैकड़ा कमाने वाले दलाल भी, और इंडेंट का व्यापार करने वाले उस जैसे कमीशन एजेंट भी। ये वैसा ही था जैसे प्राइमरी स्कूल का अध्यापक भी कहे कि वे शिक्षा विभाग में काम करता है, और विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर भी कहे कि वे शिक्षा विभाग में काम करता है। पर केशवराम को लगा
जैसे वे आदमी स्थिति को भाप गया है और उसकी पोजीशन को समझ गया है। चलिए, घर का काम है, क्या बुरा है, उसने कहा और फिर पहले जैसी सरपरस्ती के अंदाज में जेब में से गोल्ड फ्लैग की डिबिया निकालकर केशोराम को सिगरेट पेश की। केशोराम को लगा जैसे उसे तिरस्कृत करने के लिए, अपने और उसके बीच का अंतर दिखाने के लिए ही सिगरेट पेश की जा रही है। जी नहीं, आप पीजिए। उसे लगा इंटरव्यू समाप्त हो चुका है और उसे विदा हो जाना चाहिए। सड़क के किनारे किनारे चलते हुए केशोराम को लगा जैसे वे पैर घसीट कर चल रहा है। उसे अपनी स्थिति के बारे में सोचकर वितृष्णा हुई। पहले भी पैर घसीटता था, आज भी घसीटता हूँ। वर्षों से पैर घसीटता चला आ रहा हूँ। जिंदगी में कुछ बना बनाया नहीं है, सारी जिंदगी मिट्टी हो गई है। जिस दिन 24 घंटे उसे अपनी वास्तविक स्थिति का बोध रहता है, मानो उसकी कोई तीसरी आंख हर वक्त खुली रहती और सारा वक्त उसी वास्तविक स्थिति को झांकती रहती हो। अभी तक वहीं पड़े हो? केशोराम ने उस आदमी का वाक्य मन ही मन दोहराया और खिन्न हो उठा। मेरी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो ये आदमी इस तरह से बात नहीं करता। क्या चोपड़ा साहब से भी इसी तरह मिलता है जिस तरह मुझे मिला है? उन्हें तो झुक झुक कर सलाम करता है। वह जानता है कि लोगों के व्यवहार में उसके प्रति बेरुखी पाई जाती है, यहाँ तक कि अपने सगे संबंधियों के व्यवहार में भी। पिछली बार जब वह अपने ससुर चोपड़ा साहब से मिलने गया तो बातें करते हुए चोपड़ा साहब ने अपना पैर उठाकर उसकी कुर्सी पर रख दिया था, उसे जताने के लिए कि वे उसकी हैसियत को समझते हैं। क्या वे इस तरह की बातें अपने बड़े दामाद के साथ भी करेंगे? क्या उसकी कुर्सी पर भी अपना पैर रख देंगे? उसका बड़ा दामाद सरकारी अफसर है, 1000 रुपया महीना पाता है। उसके लिए तो चोपड़ा साहब केक मंगवाते हैं, उसके साथ हंस हंस कर बातें करते हैं। केशोराम जाए तो उसे लेक्चर देते हैं। बस स्टॉप पर फिर उसे एक परिचित चेहरा नजर आया और केशोराम को लगा जैसे उसने केशोराम को पहचानकर मुंह फेर लिया है। क्या मैं अफसर होता तो इस तरह मुंह फेर लेता? बस के डंडे के साथ झूलते हुए केशोराम को अपनी पत्नी की याद आई। उसकी आंखों में भी उपेक्षा उतर आई थी। अब उसकी पत्नी को उसकी हर आदत अखरने लगी थी। वह खाना खाते समय सालन ज्यादा खा जाता था। किसी जमाने में उसकी पत्नी हंसकर उसकी कटोरी में और सालन डाल दिया करती थी। तब उसकी पत्नी की आंखों में उसके भविष्य के बारे में हल्की सी आशा की चमक रहा करती थी, मानो उसे उम्मीद हो कि एक न एक दिन उसकी स्थिति में परिवर्तन आएगा। फिर एक दिन सहसा उसने उस चमक को बुझते देखा था। उसे वह क्षण याद था जब वह चमक बुझ गई थी और उसकी पत्नी ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया था। उस रोज वे सुबह के वक्त चौके में पत्नी के साथ बैठा चाय पी रहा था। तब वे शहर की एक संकरी गली में 2 कमरों का घर लेकर रहने लगे थे। उसकी पत्नी आंगन के ही एक कोने में रसोई किया करती थी। आंगन की छत में लोहे की सलाखों की झरझरी लगी थी, जिसमें से रोशनी छन छन कर नीचे आया करती थी। सुबह नाश्ते के वक्त जरूर झरझरी में से पानी गिरता था। ऊपर रहने वाले किराएदार की पत्नी अपना आंगन धोती थी और किराएदार उसके किसी सेठ का दूर का संबंधी था। जब पानी गिरता तो वे उठकर ड्योढ़ी की दहलीज पर बैठ जाया करता था। पर उस रोज गंदे पानी के छींटे उसके सिर पर गिरे थे। तब भी वे चुपचाप उठकर दहलीज पर चला गया था। इस पर उसकी पत्नी बड़बड़ाई थी। उसने अपनी पत्नी को डांट दिया था, तुम क्या चाहती हो कि इस छोटी सी बात के लिए मैं सेठ के नाती से दुश्मनी मोल ले लूं? तुम अपना चूल्हा पीछे सरका लो। तभी उसकी पत्नी ठिठक कर उसकी ओर देखने लगी और तभी उसकी आंखों में आशा की चमक बुझ गई और उसने उपेक्षा से मुंह फेर लिया। आगे बढ़ते जाओ जी, आगे बढ़ते जाओ। बाबूजी, खाकी पतलून वाले, आगे बढ़ते जाओ। कंडक्टर की आवाज थी। डंडे को पकड़े पकड़े वे थोड़ा आगे की ओर सरक गया। क्या चोपड़ा साहब भी इस तरह बसों में धक्के खाते हैं? क्या उनके बड़े दामाद को भी बस में चढ़ पाने के लिए 3-3 बसों के पीछे भागना पड़ता है? इस वक्त वे मजे से मोटर में बैठा अपने दफ्तर में जा रहा होगा।
सब दोष मेरी मिट्टी का है और किसी का नहीं। कोई क्या कह सकता है? अगर एमए पास करने के बाद मैं अपना शहर छोड़ देता तो इस वक्त तक जरूर कहीं ना कहीं पहुंच चुका होता। उसे अपने बाप पर गुस्सा आया, जिसने अपने सफ़ेद बालों का वास्ता डालकर उसे घर पर रोके रखा था। उसे लगा जैसे इंसान की जिंदगी में कभी कभी एक क्षण आकाश से उतरता है, चमकता हुआ सौभाग्य क्षण, उज्जवल छिलमिलाता हुआ क्षण। आकाश से सारे वक्त ऐसे क्षण उतरते रहते हैं। जिस किसी पर पड़ जाते हैं उसका जीवन खिल उठता है। ऐसा सौभाग्य का क्षण उस पर नहीं उतरा, और जो अब तक नहीं उतरा वह आगे क्या उतरेगा। सबसे बड़ी चीज दुनिया में पैसा है, पोजीशन है, बाकी सब ढकोसला है, सब बकवास है। ताकत और पैसा और रोब-दाब, इनसे बढ़कर कोई चीज नहीं दुनिया में। जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। बाबू हरगोविंद ने मेरे साथ ही एजेंटी का काम शुरू किया था। आज 3 मकानों का मालिक है। जब जब जाता हूँ अपने मकान के चबूतरे पर टहल रहा होता है और जेब में से बादाम की गिरियां निकाल निकाल कर खा रहा होता है। इधर मेरा घर है कि मैं और मेरी पत्नी बात बात पर एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। मुझे गुस्सा आता है तो मैं हाफने लगता हूँ। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता हूँ, हाथ पसारता हूँ, फिर हाफने लगता हूँ। पत्नी भी हाथ पसार कर कहती है, चिल्लाओ चिल्लाओ और चिल्लाते जाओ, बुज़दिल कहीं का, मरदूद, करकुरा कुछ सकता नहीं, केवल चिल्ला सकता है। और मेरी नाकामयाबियों को एक एक कर मेरे मुंह पर मारने लगती है। आगे सरकते जाओ साहिब, आगे जाओ। बाबू खाकी पतलून, आगे बढ़ते जाओ। पूरे 11 बजते बजते वे कारखाने में दाखिल हुआ। कारखाना शहर से 5 मील की दूरी पर था। यहाँ वह पिछले 3 रोज से किरमिच का 50 गांठ का ऑर्डर मंजूर करवाने आ रहा था, पर अभी तक बड़े सेठ से मुलाकात नहीं हो पाई थी। जय सीताराम जी, उसने क्लर्कों के कमरे में कदम रखते हुए प्रेम बाबू से कहा। प्रेम बाबू अपनी फाइल पर झुका रहा। केशोराम जानता था कि वे अभिवादन का उत्तर नहीं देगा। थोक बाजार में बैठने वाले दुकानदार भी उसके अभिवादन का उत्तर नहीं देते थे। जय सीताराम जी कहता हुआ वह दुकानों के बीचों बीच सड़क पर रोज गुजर जाया करता था। पतला छरहरे बदन का प्रेम बाबू माशूकों की तरह दफ्तर में काम करता था। अंदर से बड़े सेठ केवल उसी को पुकारते थे और वे मटक मटक कर टहलता हुआ फाइल उठाकर अंदर जाता था। काम में तेज था। सभी चिट्ठियों के बीच एक और उसी के हस्ताक्षर की चिड़ी बनी रहती थी। बड़े सेठ के दफ्तर में से जब किसी को डांटने की आवाज आती या फर्श पर फाइल पटकने की, तो क्लर्कों की कलमें लरज जाती थी। क्लर्कों के हॉल कमरे में त्रास छा जाता था, मगर प्रेम बाबू निश्चिंत बैठा रहता। आज हमारी मुलाकात करवा दो प्रेम बाबू, 3 दिन से यहाँ बैठा हूँ। वह स्वयं कुर्सी खींचकर प्रेम बाबू की मेज के सामने बैठ गया और बैग खोलकर उसमें से अपना इंडेंट बुक निकालकर सामने रख ली। तभी साहब के दफ्तर के अंदर से जमीन पर रजिस्टर पटकने की आवाज आई और उसके बाद फटकारने डांटने की एक लर्जिश की लहर सारे कमरे में दौड़ गई। क्लर्कों ने कनखियों से एक दूसरे की ओर देखा। उसकी नज़र साहब के दफ्तर के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर लगा पीतल का हैंडल ज्यों का त्यों निस्पंद अपनी जगह पर स्थिर था। उसकी बगल में दीवार पर लगी घड़ी भी खामोश सी खड़ी थी। 11:30 बजते बजते बम्बई का एजेंट आया। केशोराम उसे वर्षों से जानता था कि उसे बैठाने के लिए प्रेम बाबू उठ खड़ा होगा। बम्बई का सेठ कद में लंबा था, हाथी की तरह धीमे धीमे चलता था, धीमे धीमे बोलता। केशोराम उसे वर्षों से जानता था। सेठ के ऊंचे कद, बंद गले के लंबे सफ़ेद कोट और कामदार टोपी में ही बड़प्पन था। अगर केशोराम लंबे कद का होता तो उसकी चाल ढाल में भी रोब आ गया होता। केशोराम स्वयं अपनी कुर्सी छोड़कर एक ओर हट गया। कहो प्रेम बाबू, अच्छे हो, कहते हुए बम्बई का सेठ कुर्सी पर बैठ गया। केशोराम को लगा
जैसे उसे फिर चिथड़े की तरह एक ओर फेंक दिया गया है। तभी सेठ ने गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, मैंने आपकी कुर्सी छीन ली। नहीं नहीं, इसमें क्या है, केशोराम ने सिर हिलाते हुए कहा। तभी केशोराम के बदन में गरमाइश आ गई, पुलकन भी हुई, भावोद्रेक भी हुआ। केशोराम जितनी जल्दी तिरस्कार को महसूस करता था, उतनी ही जल्दी उसे क्षमा भी कर देता था, बल्कि भावुक हो उठता था। लेकिन 12 बजते बजते केशोराम के कान खड़े हो गए। वातावरण में एक प्रकार का तनाव आ गया। एक धूमिल सा संशय उसके मन में जागा कि उसका अपमान होने जा रहा है। उसे अक्सर इस बात का पहले से भास हो जाता था। हुआ कुछ नहीं था। केवल पीछे के दरवाजे में कारखाने के भोजनालय का रसोइया प्रकट हुआ था और धीरे धीरे उसकी ओर चला आ रहा था। कारखाने वालों ने यहाँ पर एक भोजनालय खोल रखा था। साफ सुथरा भोजनालय, नहा धोकर नंगे बदन रसोई पकाने वाला महाराज, जो हाथ जोड़कर बात करता और जिसके जिस्म पर यज्ञोपवीत लटकता रहता था। यहाँ से बाहर आने वाले लोगों को खाना खिलाया जाता था। महाराज बढ़ता आ रहा था और केशोराम के मन का संशय धक धक का रूप लेने लगा। जीम लीजिए, भोजन तैयार है, उसने पास आकर कहा। केशोराम उसे पहले से देख रहा था। बंबई के सेठ की नज़र उसकी ओर बाद में उठी। चीम लीजिए, भोजन तैयार है। केशोराम को लगा जैसे महाराज उतनी ही विनम्रता से उसे भी निमंत्रण दे रहा है जितनी विनम्रता से बंबई के सेठ को। महाराज के नम्र निवेदन को सुनकर केशोराम को भूख लगाई। उसने आंखें मिचकाकर फिर एक बार महाराज की ओर देखा। हाथ जुड़े थे, अधमुंदी आंखें विनम्र निमंत्रण में बिछी बिछी जा रही थी। बस जब बंबई का सेठ उठा तो केशोराम भी उठ खड़ा हुआ और जब बंबई के सेठ ने प्रेम बाबू से चलते चलते कहा, अच्छा प्रेम बाबू, हम इतने में जी मावें, तो केशोराम ने भी मुड़कर प्रेम बाबू की ओर उसी ढंग से देखा और बंबई के सेठ के पीछे पीछे भोजनालय की राह ली। हैसियत का स्तर ऊंचा हो जाए तो दिल में गुदगुदी होती है, पुलकन की हल्की हल्की लहरियां उठने लगती है। पर 5 ही मिनट के बाद केशोराम लौट आया, पानी पानी, पसीना पसीना। हीन भाव की सबसे निचली सीढ़ी तक लुढ़क कर पहुंचा हुआ। आते ही कुर्सी पर बैठ गया और गठरी की तरह पड़ा रहा, कपड़ों के ढेर की तरह। महाराज ने ना जाने किस जन्म का बदला लिया था। ऐन भोजनालय के बाहर पहुंचकर घूम गया था। बंबई वाले सेठ को तो मेज कुर्सी वाले कमरे के अंदर पधारने को कहा और केशोराम को बरामदे की ओर इशारा करते हुए बोला, बाबूजी, आप उधर विराजिए, आपके लिए इधर पत्तल लगवा दूंगा। कारखाने के रसोइये की आंखें भी तोलना जानती हैं। कारखाने के सभी लोग, रसोइया भी और क्लर्क भी और चपरासी चौकीदार भी, बाहर से आने वाले लोगों को बड़े साहब की आंख से देखते हैं। जिनसे बड़े साहिब हंसकर मिले उनसे वे हंसकर मिलते हैं, जिनसे साहिब हाथ मिलाते हैं उन्हें वे सलाम करते हैं। सभी में साहिब की आत्मा बसती है। वे उसी क्षण भोजनालय से लौट आया था और रास्ते में वे एक बार ठिठक गया। उसके मन में आया, इंडेंट बुक फेंक दे और घर लौट जाए। उसे लगा जैसे रसोइये ने उस पर पेशाब कर दिया है, पर ठिठकना लौट जाना नहीं होता। हम समझते हैं कि ठिठकने वाले क्षण जीवन के निर्णायक क्षण होते हैं, गाड़ी का कांटा बदलने वाले क्षण, पर ऐसा कुछ नहीं है। यूं तो कोलू का बैल भी चलते चलते ठिठक जाता है, रुक भी जाता है, पर मुड़कर कभी नहीं चलता। केशोराम भी दफ्तर में लौट आया था और कुर्सी पर ढेर हो गया था। सब दोष इस खाकी पतलून का था, सब दोष एमए की डिग्री का था, वरना दलाल दुन्नी चंद क्यों पानी पानी नहीं होता। काली टोपी पहने और छोटी सी बही बगल में दबाए दुन्नी चंद छठ से सेठ की दहलीज पर जा बैठता है। सेठ की रुखाई उसे नहीं चुभती। कोई बहुत रूखा बोले तो दूनी चंद जेब में से तंबाकू की डिबिया और चूना निकालकर तंबाकू की चुटकी फांक लेता है। तंबाकू की चुटकी से
सब तिरस्कारों का डंक टूट जाता है। वह कटरा राधोमल में से निकलने के ख्वाब नहीं देखता। दोपहर हो चुकी होगी। बड़े साहब से मिलने के अभी तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। बम्बई का सेठ जीम कर लौटने के बाद सीधा साहब के दफ्तर में चला गया और अपना ऑर्डर मंजूर करवाकर उधर से ही बाहर चला गया था। तभी केशोराम बैठा बैठा स्वप्न देखने लगा। सभी एजेंट दिवा स्वप्न देखते हैं। सभी वे लोग जो अपनी पटरी से उतरे होते हैं, जिनकी एक टांग कटरा राधोमल में तो दूसरा लाजपत नगर में होती है। उसने देखा कि वह रेलगाड़ी में बैठा है। उसके पास टिकट भी है, पर कारखाने का बड़ा सेठ उसकी सीट पर अपना बिस्तर बिछाना चाहता है और उसे डिब्बे में से निकल जाने को कह रहा है। वह केशोराम को नहीं पहचानता, मगर केशोराम ने उसे पहचान लिया है। केशोराम उसे अपना हरे रंग का टिकट दिखाता है और पीले रंग का रिजर्वेशन टिकट, जिस पर लाल रंग की रेखा खिंची है। सेठ की ठुड्डी पहले से ज्यादा चौड़ी हो गई है और उसके गाल लटक आए हैं। सेठ हाथ चमकाकर उसे निकल जाने को कहता है, मगर केशोराम टेढ़ा होकर खड़ा हो जाता है और बर्थ के डंडे को पकड़ लेता है। प्रेम बाबू पहुंच जाता है और भोजनालय का महाराज भी, और दोनों उसे धक्के दे देकर निकालने की कोशिश करते हैं। वह डंडे से और ज्यादा चिपक जाता है। महाराज डंडे पर से उसकी उंगलियां खींच खींच कर उतारता है, पर केशोराम डंडे को फिर से पकड़ लेता है। सभी उसे बराबर धक्के दिए जा रहे हैं और तभी गाड़ी चलने लगती है। उसके पहियों की घर घर की आवाज आने लगती है। बिल्कुल दलालों वाला सपना था, जिसमें दलाल के साहस को पराकाष्ठा तक दिखलाया जाता है। एक धक्के के साथ केशोराम होश में आ गया। उसके शरीर को जरा सा हिचकोला भी लगा, मानो चलती गाड़ी का ही धक्का हो। बाकी का दृश्य तो आंखों से ओझल हो गया, लेकिन घर घर की आवाज अभी भी आ रही थी। उसने प्रेम बाबू की ओर देखा। प्रेम बाबू मुस्कुराए जा रहे थे। क्या बात है प्रेम बाबू? केशोराम ने तुनक कर पूछा। केशोराम का शरीर गाड़ी में पड़े धक्कों से अभी भी धुना धुना महसूस हो रहा था। सुनते नहीं हो, साहब की मोटर जा रही है। केशोराम को एक और हिचकोला लगा। सचमुच मोटर के इंजन की आवाज थी। केशोराम सहसा उठ खड़ा हुआ। इंडेंट बुक उसके हाथ में थी और वह एक छलांग में जैसे 10 फुट का फासला तय करके साहब के दफ्तर के बाहर जा पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचकर वह क्षण भर के लिए ठिठका। उसे लगा जैसे कोई आंधी उसे बहाकर ले आई है। दरवाजे पर लगे पीतल के हैंडल पर उसकी नज़र अटक गई। उसका हाथ हैंडल तक उठने के लिए इनकार कर रहा था। उसने घूमकर क्लर्कों की ओर देखा। प्रेम बाबू ही नहीं, पीलिया का मारा राधे मोहन भी फटी फटी आंखों से उसे देखे जा रहे थे। तभी दुस्साहस की स्थिति में ना जाने कैसे उसने साहब के कमरे का दरवाजा खोल दिया और अंदर जा पहुंचा। सीधा शेर की मांद में पांव रख दिया। बड़े से दफ्तर के बीचों बीच साहब खड़ा था, लगभग वैसा ही जैसा गाड़ी के डिब्बे में नजर आया था। गाल लटके हुए, सफेद घुटा घुटा सिर, दफ्तर के बीचों बीच खड़ा, अपना कोट पहन रहा था ताकि फाइल पटकने में आसानी रहे। साहब कमरे के बीचों बीच खड़े थे और बाहर मोटर का इंजन अभी भी चल रहा था। खर खर खर। साहब मेज पर से कुछ उठाने आए थे। केशोराम को लगा साहब का कमरा कांच का बना है, बिल्लोर चमकते कांच का, जो जगह जगह से चमकता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।